वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड गाइस। आज मॉक नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग नॉलेज का, जो आपकी एग्जाम में आप लोगों को प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। रूल सेम अप्लाई होगा, आपको सेशन में जितने मार्क्स आते हैं डेफिनेटली आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, सो दैट और सेशन भी हम ब्रिंग आउट कर सके अगर आपका हेल्प होता है तो। ऑलराइट, अब एग्जाम में टाइम ज्यादा बचा नहीं है, बट स्टिल आप लोगों के पास में एसबीआई सीपीओ ऐसा एग्जाम है जहां पर आप स्टिल स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप प्रॉपर कर सकते हो, 50 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर आप लोग बैंकिंग नॉलेज और करंट अफेयर्स को थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न पर छोड़ सकते हो, बट स्टिल इंग्लिश कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी स्कोरिंग है। सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले सभी के लिए क्विक अपडेट दैट अगर आप लोगों ने बैच में एनरोल नहीं करा, आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए एक नया कॉम्बो लास्ट मिनट्स का लॉन्च करा है, दैट इज बैंकिंग नॉलेज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसमें दोनों अवेलेबल रहेगा। ये 50 मार्क्स का आता है, ये 40 मार्क्स का आता है, 90 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली इसी का अवेलेबल है। और साथ में टेस्ट सीरीज, सो दैट आप लोग एक प्रैक्टिस कर सके, एग्जाम से पहले एक बार हैंड्स ऑन कर सके। बहुत सी बार ऐसा होता है ना, एग्जाम देने के बाद लगता है कि यार ये मुझे पहले पता होता कि ऐसा पेपर रहेगा, ये मिस्टेक करने वाला मैं करने वाली हूँ, तो रेक्टिफाई हो जाएगा। राइट, उसके अलावा लास्ट मिनट्स में आप लोगों का कॉम्बो पूरा बैच अवेलेबल है जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। हाउएवर मैं गाइड नहीं करता हूं कि करंट अफेयर्स आप एंड मोमेंट पर करें। उन कैंडिडेट्स के लिए ये करना जरूरी है जिन्होंने पहले थोड़ा पढ़ रखा था, अब उनको केवल यूनियन बजट एटसेट्रा रिवाइज करना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, बैंकिंग नॉलेज, सीए टेस्ट सीरीज कंप्लीट लास्ट मिनट कॉम्बो है, हाई वेटेज स्कोर का रहेगा। इट इज अवेलेबल एट 1699 ओनली। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोगों को जब भी जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के लिए एंड टाइम पर भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के फॉर्मेट आप लोग देखेंगे जो कि आप शायद एग्जाम से एक दिन पहले भी आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर का वेटेज रखता है। आप जितना उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, आपके मार्क्स इतने एड ऑन होते जाएंगे। करंट अफेयर्स, बैंकिंग नॉलेज, फाइनेंशियल फाइनल शॉर्ट कैप्सूल्स एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के प्रैक्टिस सेट से और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। एक और कंप्लीट एक्सेस अगर आपको चाहिए कि मुझे इंग्लिश भी प्रैक्टिस करना है, मुझे कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी प्रैक्टिस करना है, कंप्लीट एक्सेस चाहिए, इट इज अवेलेबल एज यूजुअल एज 2499 ओनली। और इसी में साथ में आप लोगों के लिए इंटरव्यू का भी एड ऑन है, दैट इज 2499 में आपका रिटर्न एक्सेस है, और 2999 में रिटर्न प्लस इंटरव्यू का कॉम्बो है, क्योंकि अभी एग्जाम के जस्ट बाद ही आप लोगों को कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके, अब ये पूरा सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, एंड मोमेंट के मैराथन्स भी इंक्लूडेड है। इट इज अवेलेबल है 2499 ओनली। जिस भी बैच में आपको एनरोल करना है, व्हाट्सएप पर टीम को मैसेज कीजिएगा दैट मुझे फुल कोर्स में एक्सेस लेना है, कंप्लीट सिलेबस में एक्सेस लेना है, या एक लास्ट मिनट के कॉम्बो में एक्सेस लेना है। दोनों बेनिफिशियल रहेगा। द फर्स्ट वन कॉम्बो इज एट 1699 ओनली, कंप्लीट एक्सेस इज एट 2499 ओनली। ओके, जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, व्हाट्सएप करके आप बैच में ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन ऑर्डर। है ना, ये आपको सीक्वेंस बताना है। मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ये केवाईसी एमएल का पार्ट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। 1 2 3 4 पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन को प्रॉपर्ली। आई गेस आप लोग समझ चुके होंगे। करेक्ट आंसर इज प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। है ना, 3 स्टेज है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। मतलब क्या होता है, एक बार समझा देता हूं। जब भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मतलब इलीगल मनी सिस्टम में एंटर होता है, ब्लैक मनी या फिर इलीगल मनी आपके बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस होता है। अब इंट्रोड्यूस होगा तो कैसे होगा, उसकी 3 स्टेजेस क्या है। उसके 3 स्टेजेस में सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। सिस्टम बैंक में प्लेसमेंट करा जाएगा, पहुंचाया जाएगा अलग अलग तरीकों से, बैंकिंग में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। तो प्लेसमेंट हुआ, प्लेसमेंट के बाद में उसको अलग अलग पार्ट्स में लेयरिंग करा जाता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में लेयर करा जाता है, जिससे कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरी या फिर अगर बैंक्स वाले तो वो उसको देख ना पाए, समझ ना पाए कि कॉम्प्लेक्स इतना ट्रांजेक्शन हो गया कि यहाँ गया वहां गया, पैसा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में देखते हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में लेयरिंग कर दिया जाता है। थर्ड पोर्शन आता है फिर इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है सम अप करना। तो आप रटिए मत इस बात को, यहाँ पर प्लेसमेंट आएगा पहले, फिर लेयरिंग आएगा, देन इंटीग्रेशन आएगा। ये तीनों कंपोजिट मिलकर आपका एक कंप्लीट 3 स्टेज ऑफ लेयरिंग बनाते हैं, जो कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग में बताया जाता है कि ये करेक्ट ऑर्डर है। और करेक्ट ऑर्डर से मतलब इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करा जाता है, तो आप लोग कॉशियस रह सके। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Now the next question is, as per the RBI NABARD guidelines, what is the maximum loan limit available against the negotiable warehouse receipt? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आप जानते हो, ठीक है। नेगोशिएबल अगर हम बात करें, पीएसएल का टॉपिक है गाइस, ये पीएसएल में काउंट होने की बात है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यहाँ पर एक वर्ड स्किप्ड है, तो ये पीएसएल का टॉपिक है। अभी लेटेस्ट डेटा चेंज हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, तो क्वेश्चन आपकी बैंकिंग नॉलेज में भी आ सकता है या आपके करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ना है, आप लोगों को समझना है, करेक्ट आंसर बताना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और ये पूरा पैटर्न आप लोगों का 23 एग्जाम के बेसिस पर है, 23, 22, 21, उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए थे। इस सेशन को प्रॉपर्ली देखते चलना, फटाफट से एफर्टलेसली आप लोगों को बहुत सारे डेटाज में कवर करवाते हुए चलूंगा। करेक्ट आंसर इज 4 करोड़।
4 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। पहले का अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 75 लाख था, बट अभी वेयर हाउस का रिसीट के बेसिस पर अगर आप लोन देना चाहते हो तो वो लोन को प्रायोरिटी सेक्टर में अगर काउंट करना है तो मैक्सिमम लिमिट इज 4 करोड़। हम 4 करोड़ तक का अमाउंट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कवर करवा सकते हैं। ओके, टारगेट के अगेंस्ट में कवर करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, under the Indian income tax law, which of the communities are eligible to form a Hindu undivided family for tax and banking services? करेक्ट आंसर देखना है 1, 2, 3 एंड 4। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, कौन सी कम्युनिटीज अकाउंट ओपन कर सकती है? करेक्ट आंसर इज हिंदू, जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो ओनली हिंदू या जैन ही अकाउंट ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर सिख एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी एलिजिबल है टू ओपन टू फॉर्म अ एचयूएफ। एचयूएफ के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था लास्ट क्वेश्चन तक, कर्ता के ऊपर। ठीक है, कौन मैनेज करेगा अकाउंट को? तो कर्ता मैनेज करता है, एल्डेस्ट मेल मेंबर यूजुअली। अगर मेल मेंबर नहीं तो उसके भी क्लॉजेस है, बट आप लोग ये टॉपिक को पढ़ कर जाना बेसिक से और बहुत इजीली कवर हो जाएगा। को पार्टनर किसको बोलते हैं? ठीक है, what is the risk weight applicable to all microfinance loans, RRBs और लोकल एरिया बैंक्स एज पर द लेटेस्ट आरबीआई सर्कुलर? देखो आरबीआई सर्कुलर का वेटेज लास्ट ईयर नहीं था, बट उससे पहले 2-3 साल में आ रहा था। तो इस पर्टिकुलर मॉक 3 में आप लोगों के लिए आरबीआई सर्कुलर का भी वेटेज पुट अप करा है। तो रिस्क वेट मतलब हर लोन का अलग अलग एक्सपोजर होता है रिस्क को लेकर। जैसे कि पर्सनल लोन में रिस्क ज्यादा हो सकता है, सिक्योर्ड लोन में रिस्क कम हो सकता है। तो आरबीआई इस पे डेटा देता है कि कितना आपको रिस्क वेट रखना है। तो आरआरबी और लोकल एरिया बैंक्स को माइक्रो फाइनेंस के लिए कितना रिस्क वेट रखना है, उसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इज 100%। पहले था 125%, आरबीआई ने इसको चेंज कर दिया अपने नोटिफिकेशन में और बताया है कि अब 125% से हमने रिड्यूस कर दिया है और इसको अब कर दिया है 100%। तो आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रटना मत। 125% पहले था, अब रिड्यूस होकर 100% आ गया है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि पहले कितना था, तो इट वाज 125%। ऑलराइट, इट वाज 125% अर्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप करेक्ट आंसर बनाते चल रहे हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना, बैंकिंग नॉलेज, करंट अफेयर्स पे स्ट्रक मत होना एंड मोमेंट पर। हमको इंग्लिश भी स्कोर करना है, हमको मॉक टेस्ट भी लगाना है, हमको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर सबसे पहला फोकस करना है, क्योंकि ये शॉर्ट आपको रिजल्ट देगा। ओके, अब क्वेश्चन 5th आप लोगों को रीड आउट करना है। कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन आता है जनरली, हाई वेटेड टॉपिक है ये भी। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। करेक्ट आंसर इज 3। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रही है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि मिनिमम 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। प्राइवेट लिमिटेड में 2 मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। तो इसके 2-3 और क्वेश्चन है, मेंबर्स के ऊपर कितने मैक्सिमम मेंबर रहेंगे, कितने मिनिमम मेंबर रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, ये जरूर पढ़ना। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम डिपॉजिट टेकिंग ब्रांचेस या बैंक या पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो। ओके, करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not one of the traditional 7 C's of credit appraisal in lending? एक 7 C फ्रेमवर्क है, लेंडिंग होता है ना, तो 7 C फ्रेमवर्क बोलता है कि ये 7 C से स्टार्ट होने वाले जो टॉपिक्स है इनको हमको प्रायोरिटाइज करना है। तो इनमें से वो 7 C का कौन सा वर्ड नहीं है, कौन सा टॉपिक नहीं है? कैरेक्टर, सर्टिफिकेट, कैपेसिटी, कलेक्ट्रल। जब हम लेंडिंग करेंगे तो कौन से सी पर हमको 7 C फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ध्यान देना है? क्रेडिट से आपकी एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट वाले पोर्शन से आपका वेटेज थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि एसेट पोर्शन भी आप लोगों के लिए जनरल बैंकिंग और सीबीओ पर, सर्कल बेस्ड ऑफिसर पर पूछा जाता है। और पूछने के अलावा ये काम भी आपका पड़ सकता है। आप एसेट में जाएंगे या लायबिलिटीज में जाएंगे तो आपको एसेट का भी काम करना पड़ेगा। तो एसेट का भी क्रॉस चेक एग्जामिनर कर सकता है, तो हमको उसके लिए ओपन रहना है, बेसिक्स जरूर कर जाना, चाहे आप डेप्थ में ना करें। करेक्ट आंसर इज कैरेक्टर गाइस। कैरेक्टर इसका पार्ट नहीं है, 7 C फ्रेमवर्क का अप्रेजल इन लेंडिंग होता है तो। और नंबर, मुझे ऐसा है कि आप लोग नंबर के पीछे भी एकदम ना भागे, आप लोग आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को लिंक कर रहा हूँ जनरली। तो आप लोग एक प्रोग्राम हो सकते हो, 1, 2, 3 मॉक को वापस से लगा लेना बीच में, क्योंकि आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा, एक टॉपिक में आप ऑब्सेस नहीं होंगे कि यार आप केवाईसी करने लगे तो केवाईसी करने लग गए। आप थोड़ा मल्टीपल सारे पोर्शन को एक साथ लेकर चलिए। नेक्स्ट इज, अब बैंक रिपोर्ट्स नेट प्रॉफिट, बैंक के ऊपर है, रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर। बैंक ने नेट प्रॉफिट 600 करोड़ का दिया, एवरेज टोटल एसेट उसका 40,000 करोड़ है, तो रिटर्न ऑन एसेट कितना निकलेगा?
एक फॉर्मूला या न्यूमेरिकल के ऊपर भी क्वेश्चन कंटिन्यूस आ रहा है आपके एग्जाम में सो फार। लास्ट ईयर आपका करंट रेशियो के ऊपर आया था, उससे पहले कॉस्ट ऑफ फंड फॉर्मूला पूछा गया था। तो सिमिलरली मैंने आपको डेटा भी बताया, इसको सॉल्व करिए। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज 1.5%। कर लिया आप लोगों ने तो ठीक है, नहीं करा तो पॉज करके करते जाइए, अगर आता है तो, नहीं आता है तो यहाँ पे समझते। रिटर्न ऑन एसेट हो या फिर कुछ भी डेटा हो, रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या हो गया, एक कंपनी ने एसेट डिप्लॉय करा अपने प्रोडक्शन के लिए या फिर कुछ भी काम के लिए, यहाँ पर बैंक है लेकिन कोई कंपनी है, सपोज करते वो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है मशीनरी इन सब के ऊपर, और उसने प्रॉफिट बनाया 1 करोड़ के अगेंस्ट में 10 लाख, तो हम रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे ना कि इसने 1 करोड़ तो लगाया था एसेट के फॉर्म में, तो उसने प्रॉफिट कितना बुक करा उसके अगेंस्ट, तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा जब लेंडिंग करेंगे। तो रिटर्न ऑन एसेट जब हम बात करते हैं तो किसी भी हमको रेशियो पूछा गया है या फिर हमको परसेंटेज के फॉर्म में पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा जिसको कैलकुलेट करना है, फिर कैलकुलेट करना है एक तरीके से हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न ऑन एसेट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे एसेट को, तो हमको डिवाइड एसेट से करना पड़ेगा, जिसके रिस्पेक्ट में हमको कैलकुलेट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में हमको कैलकुलेट करना है, देन एंड देयर भी आपके फॉर्मूले बन जाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है, या बेस कौन है, टोटल एसेट के बेस पर हमको करना है, तो इसको डिवाइड करना है, हर जगह थंब रूल बना लो, है ना, जिसके बेसिस पर हमको कैलकुलेट करना है उसको डिवाइड कर दो, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता जो आपको नहीं पता, तो आप इस फॉर्मूला को लगाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी एग्जाम में। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट डिप्लॉयड, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूले में गिवन है दैट इज आरओए, अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 600 करोड़ प्रॉफिट आया। कितना डिप्लॉय करा था हमने, किसके अगेंस्ट में हम काउंट करना है, रेफरेंस क्या है हमारे पास में, हमारे पास में टोटल एसेट है 40,000 करोड़ था, तो यहाँ पर हमने 2 जीरो हटाया, सेम यूनिट है, करोड़ है, अगर लाख दे रखा है और करोड़ दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करना, सेम यूनिट ही डिवाइड होते, ओके। तो यहाँ पर 600 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास में 2 जीरो ये डिवाइड हो गया, अब हमारे पास में 6 डिवाइडेड बाय 4 बचा 4, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 1.5 बन जाएगा, है ना, 1.5% बनेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर जॉइंट अकाउंट है एनआरई का, ठीक है, एनआरई जॉइंट अकाउंट है, दो इंडिविजुअल ने उसको मैनेज कर रखा है, ओके, तो कौन ऑथराइज्ड है इनमें से जो नॉमिनेशन देख पाएगा, नॉमिनेशन कौन कर पाएगा, अकाउंट होल्डर में से कोई भी कर सकता है नॉमिनेशन, या नॉमिनेशन अलाउड नहीं है एनआरई अकाउंट में, नॉमिनेशन इज नॉट अलाउड, या फिर ओनली द फर्स्ट अकाउंट होल्डर के पास में प्रायोरिटी रहेगा, या ऑल जॉइंट होल्डर्स को जॉइंटली करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे, कुछ भी लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल जॉइंट होल्डर्स, अगर जॉइंट अकाउंट है तो ऑब्वियसली किसी एक को हम नहीं करने देंगे, वो हो सकता है अपने वाले को नॉमिनेट कर देगा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स का सभी का परमिशन लगेगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने का पुटअप ये था कि कभी इंडियन रेसिडेंट है या पावर ऑफ अटर्नी के साथ में कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो रिलेटिव को अगर हमको नॉमिनेट नहीं करने देना है तो फिर उस केस में क्या होगा, है ना। तो वहां पर इंस्ट्रक्शन लगेगा इधर, और सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, तो ये कंडीशन मैंने आपको बताया कौन सा सर्वाइवर वाला पोर्शन यहाँ पर लगेगा। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। आरबीआई सर्कुलर का वापस से क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बट ये बेसल नॉर्म्स के ऊपर है, बेसल नॉर्म से भी एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। कल संडे है, आराम से प्रिपेयर करना, वीडियो को प्रॉपरली देखना, एक इफेक्टिव वे में डेटा आप कंज्यूम कर पाएंगे। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस अंडर बेसल 3, व्हाट इज द मिनिमम total capital to risk weighted asset ratio CRAR required for Indian scheduled commercial bank including the capital conservation buffer CCB। बेसल नॉर्म्स आपने पढ़ा होगा, इसका भी यूट्यूब पर वीडियो मैंने अपलोड करा था, आप देखना चाहते हो देख लीजिएगा, अदरवाइज एंड मोमेंट पर रिकमेंडेड नहीं है, एक एक नंबर के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, केवल ऑर्गेनाइज वे में कुछ कॉमन टॉपिक्स मैराथन के थ्रू भी देख लीजिए, काम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज 11.5%, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया आरबीआई गाइडलाइंस। देखो दो तरीके होते हैं, बेसल 3 फ्रेमवर्क बोलता है कि आपको 8% मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना है और 2.5 सीसीबी मेंटेन करना है, मतलब कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है, तो टोटल मिलाकर आपका 10.5% हो जाता है अगर बेसल 3 फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आता है। अगर आरबीआई गाइडलाइन क्या बोलता है, तो हम लोग 8% की जगह 9% मेंटेन करते कि बेसल ने जो बोला इससे और एडवांस करके चलते हम लोग सिक्योरिटी में, तो 9% हो गया, 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर हो गया, टोटल मिलाकर 11.5% हो गया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अगर आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूछता है तो इट्स 11.5% और 9% आपको अगर टोटल कैपिटल का पूछता है। और यहाँ पर अगर हम देखते बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या बोलता है, 8% एंड 10.5%, ओके, 2.5% इज द कॉमन पार्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां तक आ गए, फटाफट से कवर करते। ये फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पढ़ेंगे क्वेश्चन सभी।
सेशन पसंद आ रहा है तो डू लाइक इट, सो दैट आप लोगों के लिए और भी कुछ सेशंस या हिंट्स टिप्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो सके। आप इंजॉय करेंगे तो ऑब्वियसली आई अपलोड, आप इंजॉय नहीं करेंगे तो सेंस नहीं बनेगा। अंडर द बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 which form is used to cancel an existing nomination in a bank deposit account? बैंक डिपॉजिट अकाउंट में अगर नॉमिनी कैंसिल करना है, कैंसिल है ना, नॉट नॉट ऐड करना, कैंसिल करना है, तो DA1 DA2 DA3 DA4 ये नाम है फॉर्म्स के, तो कौन सा फॉर्म लगेगा? करेक्ट आंसर इज DA2। इसका सीक्वेंस एक और बार देख लीजिए शॉर्ट में, दैट इज DA1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करते, कैंसिल उसके बाद ही होगा, ऐड होगा तो कैंसिल होगा, ठीक है। अपडेट कब होता है, जब कैंसिल कर दिया तो उसके बाद में अपडेट होगा, है ना। एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर आपको लोगों को बता रहा हूं कि DA1 DA2 DA3 DA4 आपको ऐसे याद करने में इजी रह जाएगा। और लास्ट ईयर भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, दैट इज 15G 15H के ऊपर, ठीक है। तो ऐड करना है तो 1 कर देना DA1, DA2 क्या होगा, कैंसिल होगा, और अपडेट क्या होगा, दैट इज चेंज करना है ना, पहले से अपडेटेड चेंज करना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, DA3। तो ये 3 सीक्वेंस याद कर लेना, है ना, आपको नहीं पता था नोट कर लेना इसको। DA1 DA2 DA3 एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, और आप लोगों को ये बेसिक याद रहेगा तो स्ट्रेस करके प्रिपरेशन नहीं करना है। इन द केस ऑफ एन ATM, चलिए ATM का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, इस बार चार्जेस चेंज हुआ है। इन द केस ऑफ एन ATM ट्रांजेक्शन वेयर द मनी इज डेबिटेड बट द कैश इज नॉट डिस्पेंस्ड, व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर ऑटो रिवर्सल ऑफ द डेबिटेड अमाउंट? देखो गाइस, जब भी एटीएम में ट्रांजैक्शन फेल होगा तो ऑब्वियसली उसका टर्न अराउंड टाइम, दैट इज ट्रैट, आरबीआई गाइडलाइन में बताया जाएगा कि इतने टाइम के अंडर अंडर आप लोगों को ट्रांसफर कर देना है उसके अकाउंट में वापस पैसा, है ना। कल से ट्रस्ट इश्यूज आएगा, एटीएम यूज नहीं करेंगे लोग, तो वो टर्न अराउंड टाइम कितना है, T+1 days, T+3 days, T+7 days और इट इज T+5 days? द करेक्ट आंसर इज T+5 days। पेनल्टी कितना लगता है, 100 रुपीज, अगर इस टाइम फ्रेम में नहीं करा। ट्रांजेक्शन प्लस 5 डेज है ना, ट्रांजेक्शन प्लस 5 डेज उसका रिवर्सल का टाइम लिमिट है, इसके बाद में नहीं करते तो 100 रुपीज का पेनल्टी देना पड़ेगा पर डे। अब ये जो पेनल्टी है ना, मैक्सिमम आप लोगों की जो बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें लैप्सेस की वजह से जो पेनल्टी लगता है वो 100 रुपीज ही लगता है। तो 100 के अराउंड पे ध्यान देना, चाहे एनईएफटी आरटीजीएस हो उसको छोड़कर, अगर हम देखें तो मैक्सिमम जगह आपको 100 रुपीज का पेनल्टी देना पड़ता है। तो 100 रुपीज अगर आप किसी टॉपिक को नहीं पढ़ पाते हो और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिले के लिए ऊपर कितना पेनल्टी लगेगा, तो 100 वर्ड याद रखना, है ना, 100 डिजिट याद रखना, तुक्का इसी के ऊपर लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, जिसको नहीं समझ में आता आपको मैं वापस से रिपीट करूंगा, बट आप खुद से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। इधर और सर्वाइवर है ना, अकाउंट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसमें अकाउंट ऑपरेट कैसे होगा, सेटल्ड अपॉन द डेथ ऑफ द वन अकाउंट होल्डर। एक अकाउंट होल्डर का डेथ हो गया गाइस, इधर और सर्वाइवर मोड में इंस्ट्रक्शन जो था, अब सेटलमेंट होगा तो किस बेसिस पर होगा, दोनों ऑपरेटेड ओनली जॉइंटली, बैलेंस गोस टू लीगल हायर जाएगा, जो उसके लीगल हायर रहेंगे उनको बैलेंस जाएगा, या इधर वन कैन ऑपरेट कर पाएगा ऑन डेथ और सर्वाइवर कैन कंटिन्यू और क्लेम द बैलेंस, सर्वाइवर क्लेम करेगा, है ना। लीगल हायर करेगा मतलब जैसे कि सपोज करते एक इधर और सर्वाइवर में एक का डेथ हो गया, तो उसका सन आकर लीगल हायर जो रहेगा वो उसको क्लेम कर लेगा फंड को, या फिर इधर कैन ऑपरेट, दोनों ऑपरेट कर सकते ऑन डेथ, सर्वाइवर कैन कंट्रीब्यूट और क्लेम द बैलेंस, है ना। तो दोनों ऑपरेट कर सकते थे बट सर्वाइवर क्लेम कर लेगा जो बच गया, या फिर अकाउंट फ्रोजन हो जाएगा अंटिल कोर्ट अप्रूवल, या फिर बोथ मस्ट गिव फ्रेश मैंडेट आफ्टर वन डाइज, है ना। कोई भी डेथ होता है तो उसका जो नॉमिनी रहेगा वो अगर दोनों मिलकर फ्रेश मैंडेट देंगे। करेक्ट आंसर बताना। करेक्ट आंसर इज इधर कैन ऑपरेट ऑन डेथ, क्योंकि यहाँ पर इधर और सर्वाइवर का है, और जो सर्वाइवर रहेगा वो इसको क्लेम कर सकता है बैलेंस को, ठीक है, कंटिन्यू कर सकता है उस अकाउंट को, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही वही था। चलो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। ये आरबीआई सर्कुलर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को पढ़ना है, इसको आंसर भी करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट सर्कुलर आया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट पैसा रेज कर लेती है और वो देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी कि हम आपको इतना इंटरेस्ट दे देंगे। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है बैंक को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहते हैं, बैंक के एनपीएस हो गए, अब वो बैंक कलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बैड लोन सेल कर देती है कि आप इसको कलेक्ट करिएगा। तो सपोज करते हैं कि 1 करोड़ में डील हुआ एक एनपीए का, है ना, कि 1 करोड़ में हमने इसको सेल कर दिया 2 करोड़ का जो लोन था, कि 1 करोड़ ये अवेलेबल रिकवरी कर लेगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी।
वो भी आरबीआई मैनेज करता है। तो आरबीआई का ये कहना है कि उसमें दो अमाउंट रहते हैं, एक तो अपफ्रंट मनी रहता है कि कुछ कैश दे दिया, जैसे 1 करोड़ अगर देना है एआरसी को बैंक को, है ना, परचेज करने के लिए, तो हो सकता है उसने 50 लाख दे दिया हो कैश में, और 50 लाख एक तरीके से वो देगा बाद में, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसने एडवांस में दे दिया कि कलेक्ट होगा जब मैं दे पाऊंगा। तो जब बेसल नॉर्म्स मेंटेन होता है ना गाइस, तो उसमें अब ये 1 करोड़ सपोज करते आ चुका है कस्टमर के पास में, है ना, मैं समझाते चल रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ते चलना। अब सपोज करते 1 करोड़ में बैड एनपीए सेल करा किसको, एआरसी को। अब एआरसी ने दो अमाउंट दिए, एक 50 लाख कैश दे दिया, एक तरीके से डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो भी करा, है ना, चेक दिया, और 50 लाख इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दिया। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो फंड नहीं है, ये फंड है क्या, नहीं है, ये सिक्योरिटी है कि आप इसको क्लेम कर लेना बाद में, लेकिन अभी क्लेम नहीं करा, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लेम करना है कि रिकवरी हुआ था, अभी 50 लाख क्लेम कर लेना। अभी ये डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि सीईटी कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल जो रहता है, हम बेसल नॉर्म में मेंटेन करते हैं 4.5% बेसल नॉर्म के अकॉर्डिंग, 5.5% आरबीआई के अकॉर्डिंग। तो आरबीआई का ये कहना है सिंपल सा, दैट इज कि आप इसको कैलकुलेशन में मत लेना, आप आपकी प्रोविजनिंग कर लेना कि यार आपके पास में अमाउंट आ गया 1 करोड़, लेकिन आपके पास में तो आया 50 लाख, बाकी 50 लाख तो रिकवर होगा, तो रियलाइज होगा, अभी रियलाइज नहीं हुआ है। तो आप जब कैपिटल मेंटेन करते हो, क्योंकि आप डिपॉजिटर के पैसे में डील कर रहे हो, तो कैपिटल मेंटेन में इस अमाउंट 50 लाख जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल में इसको काउंट मत कीजिएगा, ये सर्कुलर बताता है। ओके, तो इसमें आप ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांजेक्शन बिटवीन अ प्राइमरी मेंबर एंड, ओह सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्वेश्चन का चलो एक आंसर हो गया कि सीईटी 1 में मत हटाना, एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग एक बार पढ़िएगा इसको, है ना, मिस्टेक हो गया है इसमें। चलिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ बेसिक्स। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं, है ना, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डील करने के लिए एक आरबीआई का प्लेटफॉर्म है, दैट इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, जिसमें ये ऑर्डर मैचिंग ये सब काम करते हैं। अब जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करना है, सेल करना है, बेचना है, तो वहां पर दो और टर्म आती है, दैट इज प्राइमरी मेंबर, पीएम बोला जाता है, प्राइमरी मेंबर जैसे बैंक्स हो गए, है ना, जो कि प्लेटफॉर्म देंगे अपने कस्टमर का अकाउंट खोलेंगे। और एक होगा गिल्ट अकाउंट होल्डर, है ना, जीएएच, गिल्ट अकाउंट होल्डर। तो ये कौन हो गया, पर्सन हो गया, कंपनीज हो गई, एंटिटीज हो गई। तो ये दोनों मिलकर डील करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो बैंक रहेगा, प्राइमरी मेंबर रहेगा, वो भी परचेस कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, है ना। तो यहाँ पर पहले क्या ऑप्शन था, क्या होता था इसमें, प्रॉब्लम क्या आता था कि कस्टमर जैसे कि अकाउंट ओपन करा प्राइमरी मेंबर के पास में, गिल्ड अकाउंट होल्डर ने। अभी अकाउंट होल्डर ने जब अकाउंट ओपन करा, तो इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइमरी मेंबर को इससे खरीदना है डायरेक्टली, है ना। तो ये खरीद नहीं सकता था पहले के रूल के अकॉर्डिंग। और जो सेम प्राइमरी होल्डर है, जैसे कि सपोज करते हैं एक बैंक है एक्सिस बैंक, अब ये एक्सिस बैंक में दो कस्टमर है, तो ये आपस में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से, जो अगर सेम प्राइमरी मेंबर का अकाउंट होल्डर है, तो वो एक दूसरे से परचेज नहीं कर सकते थे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। अब आरबीआई ने बोला है कि अब से अलाउ कर दिया है, प्राइमरी मेंबर भी खरीदना चाहता है अपने अकाउंट होल्डर से, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकता है। और एक जो प्राइमरी मेंबर है, एक बैंक एक तरीके से, उसके अलग-अलग अकाउंट होल्डर भी आपस में परचेस शेयर कर सकते हैं ना, ट्रेड कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। पहले तक आप दूसरे अकाउंट होल्डर से मैनेज कर पाएंगे, अब आप खुद कर सकते हो। ये दोनों एक एडिशन हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। गिल्ट अकाउंट होल्डर जीएएच बोला जाता है, तो ये प्राइमरी मेंबर के साथ में भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, और अब गिल्ट अकाउंट होल्डर ऑफ द डिफरेंट प्राइमरी मेंबर भी कर सकते हैं, ये तो चीज ठीक है, लेकिन ट्रांजेक्शन बिटवीन द प्राइमरी मेंबर एंड ऑन गिल्ट अकाउंट होल्डर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये आरबीआई ने दो चेंजेस करा है, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। जिसने पढ़ा था आरबीआई सर्कुलर आप लोग समझ चुके होंगे, जिसने नहीं पढ़ा था आप स्किप कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। वो क्वेश्चन वापस से आएगा, आई टेल यू दैट। अगर आईएमपीएस ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, अभी बताया था जस्ट मैंने ये क्वेश्चन, आईएमपीएस ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, ठीक है, और बेनिफिशियरी को वापस से क्रेडिट नहीं हुआ, रिवर्स नहीं हुआ, तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा कस्टमर को इफ द अमाउंट इज नॉट ऑटो रिवर्स्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टर्न अराउंड टाइम, टैट में, है ना। तो 50 रुपए पर डे मिलेगा, 100 रुपीज पर डे मिलेगा, 75 रुपी पर डे मिलेगा, या 150 रुपीज पर डे मिलेगा। थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, सॉरी, बट हमको फटाफट करिए। इसका करेक्ट आंसर है 100 रुपीज पर डे। अभी बताया था जस्ट मैंने, इसके बाद भी गलत कर रहा हूं तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया ही था। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं, फटाफट स्पीड में लगाते। नाबार्ड का गाइडलाइन आया था अभी, और नाबार्ड का गाइडलाइन बोलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप इन सब के ऊपर, तो कितने यूजुअल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए जो कि स्टैंडर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप में होते। सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो मेंबर्स का कैप है ना, वो कितने होना चाहिए, 10 से 20 होना चाहिए, 5 से 10 होना चाहिए, 15 से 25 के बीच में रहते, या फिर 2 से 5 रहते। लास्ट ईयर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर एक क्वेश्चन आया था,
करेक्ट आंसर इज 10 to 20 मेंबर्स, है ना, 10 से 20 मेंबर रहते सेल्फ हेल्प ग्रुप में। व्हाट इज द मैक्सिमम टेनर अलाउड फॉर रिकरिंग डिपॉजिट? आरडी होता है तो उसका मैक्सिमम टेनर कितना होता है? आरडी के ऊपर मैक्सिमम टेनर 3 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 7 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 10 ईयर्स, 10 साल का होता है। रिवाइज्ड आरबीआई नॉर्म्स जो आया है उसमें बोला गया बैंक रिसीव सेल प्रोसीड्स अबव नेट बुक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटी रिसीट्स, तो व्हाट इज अलाउड? ये वही क्वेश्चन है कि एआरसी को सेल कर दिया है तो उसमें नेट बुक वैल्यू में तो आ गया डेटा, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दिया कुछ अमाउंट का, तो उस केस में कॉमन इक्विटी टीयर 1 में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऐड नहीं करेंगे। बाकी आपकी प्रोविजनिंग जरूर कर लेना कि आपके पास में फंड आ जाएगा या फिर आपकी बुक वैल्यू में आप ऐड कर देंगे, बट सीईटी 1 में आपको हटा देने का है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन को मैं पहले ही बता चुका था, दैट्स इसको कवर कर लिया हम लोगों ने। एक बार पढ़ लीजिए, चलिए इसको पढ़ सकते हो, है ना। आरबीआई सर्कुलर का टॉपिक है 2023, 2022, 21 आरबीआई सर्कुलर का वेटेज आया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट स्कीम्स का भी आया था। As per the March 2025 amendment to the gold monetization scheme, which of the following types of deposits will no longer be accepted after 25 March 2025? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है गाइस, जहां पर आप गोल्ड दे सकते हो और गोल्ड देने के बाद में उसको आप इंटरेस्ट भी ले सकते हो, और बाद में आप उसको आपका गोल्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में अमाउंट ले सकते हो या फिर एक मेटल फॉर्म में गोल्ड बिस्किट इस टाइप से ले सकते हो जितना वेट था। तो आरबीआई मास्टर डायरेक्शन में मास्टर सर्कुलर आया था अभी, जिसमें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में बोला गया था कि क्या होगा, क्या चेंजेस हो गए। ओनली शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट में अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट हो सकता है, अच्छा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया था कि शॉर्ट टर्म जो रहता है ना वो बैंक इशू करता है, मतलब बैंक इसमें डील कर सकता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में, बाकी गवर्नमेंट डील करती थी। तो गवर्नमेंट डील करती थी तो इसने गवर्नमेंट ने अभी मना कर दिया कि हम डील नहीं कर रहे, अब खाली शॉर्ट टर्म के लिए बैंक डिपॉजिट एक्सेप्टेड है, मतलब बैंक में जाकर शॉर्ट टर्म का जो लिमिट है जो बताया था आपको वो पूरा कंप्लीट यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो सकता है ना। तो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो गया। क्वेश्चन क्या था? नो लॉन्गर, है ना। तो एक्सेप्टेड क्या है? एक्सेप्टेड है शॉर्ट टर्म जो कि बैंक इशू करता है, जो गवर्नमेंट डिपॉजिट था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में मीडियम एंड लॉन्ग टर्म वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, एंड शॉर्ट टर्म अभी एक्सेप्टेड है जो कि बैंक देगा। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या एक्सेप्टेड है, तो शॉर्ट टर्म एक्सेप्टेड है जो बैंक डिपॉजिट पर होता है, बैंक इसको डिपॉजिट लेता था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में, और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट देता था, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the absence of any specified mode of instruction या operation at the time of opening a joint account, what is the default mode as per the bank rules? guys, जैसे कि किसी ने जॉइंट अकाउंट में इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, ओके किसी ने जॉइंट अकाउंट ओपन करा लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड एप्लीकेबल रहता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इधर और सर्वाइवर देंगे आप, एनी वन और सर्वाइवर देंगे, जॉइंटली देंगे और फॉर्मर और सर्वाइवर देंगे। ये बाय डिफॉल्ट मोड ऑफ ऑपरेशन है अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। वैसे हम तो कोशिश करेंगे कि इंस्ट्रक्शन लेना ही लेना है हमको, तो बैंक तो गाइड करेगा कि लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस यही बोलता है कि हमको फॉर्म फिलअप प्रॉपर करवाना है, लेकिन नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट मोड रहेगा दैट इज जॉइंटली, हम मन से नहीं कर सकते इधर वाला। इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम है, मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजेक्शन कितना है गाइस? इससे भी क्वेश्चन आया आपकी एग्जाम में, तो मैक्सिमम कितना लिमिट है इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम में? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजेक्शन? द आंसर इज 2 लाख। क्यों 2 लाख है? रटना मत जिसको नहीं पता था। 2 लाख क्यों है? क्योंकि ये एनईएफटी होता है। क्या होता है गाइस? एनईएफटी होता है, तो दैट्स व्हाई मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख, है ना, क्योंकि एनईएफटी का लिमिट कितना है? 2 लाख का, सॉरी 2 लाख के अबव हम आरटीजीएस करते हैं, तो ये एनईएफटी का है। और यहाँ पर एक रट लीजिए कि एनईएफटी के बाद में आरटीजीएस आता है, तो 2 लाख के ऊपर आरटीजीएस यूजुअली करते हैं। एनईएफटी तो कितने भी अमाउंट में कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट 1 रुपए का रहता है, और ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट नहीं है। हम जनरली क्वेश्चन पुट अप कर लेते थे तो 1 रुपए होता है, क्योंकि पॉइंट में हम लोग डील नहीं करते, है ना। तो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है एनईएफटी में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर 2 लाख के ऊपर जनरली हम आरटीजीएस करते, तो ऐसे याद रख लेना कि 2 लाख रुपए इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम में एनईएफटी का लिमिट है। 50,000 कैश का लिमिट है, क्योंकि कैश में एनईएफटी करने आता है तो 50,000 वॉक इन कस्टमर कर सकता है। 2022 का क्वेश्चन है।
2023 का क्वेश्चन है, दैट इज इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम में कितने ट्रांजेक्शन पर एनम अलाउड रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देख लेना एक बार, रेमिटेंस स्कीम को थोड़ा सा शॉर्ट में जरूर देख लेना। आप लोगों के लिए 10 डेज शेड्यूल में ऐड करवाया मैंने डे 1 में ही। तो व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल टू द कस्टमर्स बाय द बैंक ऑन द अमाउंट क्लेम्ड फ्रॉम डेफ इफेक्टिव फ्रॉम द May 11, 2021। तो डेफ है डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड, है ना। ये क्या होता है, जब अमाउंट 10 साल तक क्लेम नहीं करा, बैंक के पास में पैसा रखा हुआ 10 साल तक, उसको कोई कस्टमर क्लेम करने नहीं आया, तो बैंक का फंड हो जाएगा क्या, नहीं होगा। आरबीआई कहता है कि इस पैसे को उठाकर आप दीजिए डेफ में। अब उसके ऊपर कस्टमर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अब ये पैसा सपोज करते कस्टमर 20 साल बाद क्लेम करना है, तो कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। इंटरेस्ट पेड नहीं होगा, 3% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर एज पर द ओरिजिनल अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट था अकाउंट का उसके बेसिस पर देना पड़ेगा। जब अकाउंट ओपन करा होगा तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा होगा कि मुझे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज 3% का, है ना। 3% यहाँ पर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, नॉट कंपाउंडेड बट सिंपल इंटरेस्ट। अगर टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो गया और उसको क्लेम नहीं करा गई, चलो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। अगर टर्म डिपॉजिट किसी ने एफडी करा और क्लेम नहीं करा, राइट, अब क्लेम नहीं करा तो अब एफडी का कॉन्ट्रैक्ट रेट तो चला गया, तो उस पर बैंक क्या इंटरेस्ट देगा जो अनक्लेम्ड टाइम रहा। जैसे कि किसी ने 1 साल का एफडी करा, 1 साल बाद कस्टमर क्लेम करने नहीं आया उस अमाउंट को। अब कस्टमर का पैसा आ सकता है ना बाद में, तो 1 साल तक क्लेम करने नहीं आया, 2 साल बाद आया, टोटल 2 ईयर्स में आया, तो जो बचा हुआ 1 ईयर का टाइम है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। द करेक्ट आंसर इज लोअर ऑफ द सेविंग्स बैंक रेट और द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। मतलब अगर इन्होंने पहले साइन करा था कि हम आपको केवल 3% देंगे और सेविंग्स का 4% चल रहा है सपोज करते, तो इनमें से लोअर कौन सा 3%, तो वो मिलेगा या फिर सेविंग्स अकाउंट रेट मिलेगा। ठीक है, ये आपको आंसर ध्यान रखना है। 22 क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम लोग गाइस। एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस, आरबीआई गाइडलाइंस, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स इशूइंग पार्टली पेड यूनिट्स टू नॉन रेसिडेंट्स मस्ट रिपोर्ट द इशुएंस ऑन द फर्म्स पोर्टल इन हाउ मेनी डेज। गाइस फर्म्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए पोर्टल है आरबीआई का, यहाँ पर रिपोर्टिंग होता है, ट्रांजेक्शन का रिपोर्टिंग होता है कि किसने क्या खरीदा। इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होता है, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में एएमसी देखते हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सिमिलरली फॉरेनर्स को जब इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट व्हीकल एक टर्म है, हमारे पास क्या मतलब सभी के पास में रहता है। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल जैसे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, आरआईडीएफ, रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो ये कंपनीज क्या है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये क्या करती है, वहां से फॉरेनर से पैसा लेगी और पुलिंग कर लेगी अमाउंट को, और जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करती है अलग अलग फंड में, तो ये अपने अपने फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और रिटर्न देते कस्टमर को, फॉरेनर्स को। तो फॉरेनर अगर पैसा डालते हैं तो पहले पार्टली पेड यूनिट्स का सेबी का गाइडलाइन क्लियर नहीं था, है ना। पहले सेबी का गाइडलाइन नहीं था कि पार्टली पेड यूनिट दे सकते हो। मतलब कि अभी सपोज करते 1 करोड़ का इन्होंने कुछ फंड दिया, तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि 1 करोड़ का है तो अभी आप 50 लाख दे दो और 50 लाख कुछ दिन बाद दे देना, तो इसको बोल देंगे पार्टली पेड, है ना। पार्टली पेड हुआ, आपको यूनिट तो अलॉट कर दी, उसका वैल्यू जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा, लेकिन हमने अभी आपको ओपन ऑप्शन दे दिया इन्वेस्टर को कि आप पार्टली पेड यूनिट ले लो। ठीक है, अब पार्टली पेड यूनिट लिया है तो आरबीआई का कहना है कि आपको कितने टाइम पर फर्म्स जो रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपडेट करना है। करेक्ट आंसर इज 30 डेज। जब भी ट्रांजेक्शन होगा 30 डेज में इसको अपडेट करना पड़ेगा। ओके, इसका पूरा सर्कुलर मैंने पढ़ाया, पढ़ लेना एक बार ढंग से। क्वेश्चन नंबर 24, आईआरसी नॉर्म के अकॉर्डिंग, आईआरसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आईबीसी एक्ट में, है ना, मैक्सिमम टाइम पीरियड अलाउड रहेगा कंप्लीटिंग फॉर कंप्लीटिंग अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इंक्लूडिंग परमिटेड एक्सटेंशन। गाइस जब भी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है मतलब कि कंपनी का बैड लोन हो चुका है, जिसको पता है आप लोग आंसर देखिए फटाफट टिक मार कर लीजिए। जब आईबीसी कोड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड काम करता है, ठीक है, तो अब काम करेगा तो उसमें क्या होता है कि सपोज करते कंपनी फेल हो गया, लोन नहीं दे पा रही, तो हमारे बैंक के पास में और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास में ऑप्शन है कि हम आईबीसी एक्ट के अंडर में उसका रेजोल्यूशन करवाएंगे एनसीएलटी से। अब एनसीएलटी से रेजोल्यूशन करवाएंगे तो उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन के साथ में टाइम कितना अलॉटेड है, कितने टाइम के अंदर ये फ्रेमवर्क में पूरा कंप्लीट कर देना है ना। टाइम को कंप्लीटिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया हुआ है कि ऐसा नहीं कि सालों साल लग जाए, फटाफट से कितने दिनों में कंप्लीट करना है एक्सटेंशन को काउंट करने के बाद में, है ना। करेक्ट आंसर इज 330 डेज। ओके, तो यहाँ पर 180 डेज स्टैंडर्ड टाइम है कि 180 डेज में कर लेना है, और 90 डेज का वन टाइम का एक्सटेंशन एनसीएलटी देता है अगर नहीं होता है तो, है ना। तो टोटल मिलाकर 270 हो गया। लेकिन क्या होता है, टोटल 270 करके मत आना, 330 टाइम लिमिट है। क्यों? क्योंकि इसमें लीगल डिले भी होते हैं, तो लीगल डिले को एक्सटेंशन को काउंट करें
तो टोटल मिलाकर 330 डेज रहेगा। तो ये टाइम पीरियड याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। टोटल मिलाकर 180 डेज वन टाइम में अलॉट करा जाता है कि 180 डेज में रेजोल्यूशन करना है कंप्लीट, मतलब सेल ऑफ एसेट करना, अपॉइंट करना, यहाँ पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये सब करना है ना। सभी का कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अपॉइंटमेंट लगेगा, अग्रीमेंट लगेगा, सब चीजें होगा। तो 180 दिन में, मॉनिटरिंग पीरियड के बाद में 180 दिन के अंडर में इसको रेजोल्यूशन में कंप्लीट करना है। नहीं हो पाता है, कुछ इश्यूज चलते हैं, क्योंकि मर्जर के इश्यूज रहते हैं, अमेलगमेशन के इश्यूज रहते हैं, डायरेक्टर्स के इश्यूज रहते हैं, या फिर ऑनर्स के इशू रहते हैं, तो उस केस में यहाँ पर 90 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है एनसीएलटी। और टोटल हो गया 270 डेज, लेकिन लीगल डिलेस को भी काउंट करें एक्सटेंशन को, तो टोटल बनेगा 330 डेज। याद रखोगे, सिंपल वे में बताया, नोट कर लेना जो जो पॉइंट याद नहीं आते। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बीएसबीडीए, स्मॉल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, नॉट नॉर्मल। प्रधानमंत्री जनधन योजना में अगर अकाउंट ओपन हुआ है तो गवर्नमेंट वेलफेयर अगर मिलता है उसको छोड़कर, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डेटा दे रखा है कि गवर्नमेंट वेलफेयर कितने भी अमाउंट का आ सकता है, ठीक है। अगर 2 लाख का आ रहा है, 5 लाख का आ रहा है, तो सेविंग्स स्मॉल अकाउंट भी है तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट ग्रांट और वेलफेयर को छोड़ दें, तो बीएसबीडीए स्मॉल में आप लोगों का मैक्सिमम बैलेंस एट अ टाइम कितना हो सकता है, क्योंकि स्मॉल अकाउंट है, मतलब इनकम्प्लीट ओवीडी है और यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी नहीं है, तो उसके बेसिस पर अकाउंट तो ओपन कर दिया, स्मॉल नाम टैग दे दिया, तो यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल बैलेंस एट अ टाइम कितना रहेगा? करेक्ट आंसर इज इट्स 50,000। 50,000 मैक्सिमम वन एट अ टाइम रहेगा। 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर ट्रांजेक्शन हो सकता है टोटल, ठीक है, क्योंकि स्मॉल अकाउंट है, उसके बाद में केवाईसी करके कोई लिमिट नहीं है। ओके, पर मंथ का विड्रॉल या ये जो डेटा रहेगा वो 10K रहेगा पर मंथ बेसिस पर। 10K, 1 लाख पर एनम और 50,000 मैक्सिमम एट अ टाइम बैलेंस बीएसबीडीए स्मॉल में कैटेगराइज होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम का अगर पैसा आ रहा है, जैसे कि सपोज करते किसी किसान ने कुछ क्रॉप बेचा है, अब उसका पैसा आना है, गवर्नमेंट ग्रांट आना है या स्कीम का पैसा आना है, सब्सिडी आना है, तो वो अकाउंट ओपन करेगा, क्योंकि जनधन योजना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है कि सभी का बैंकिंग अकाउंट ओपन हो। अब उसने अकाउंट ओपन कर लिया लेकिन उसका फुल केवाईसी नहीं है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी ये सब आना है तो आएगा उस अकाउंट में, चाहे वो 50,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन आ रहा है, 1 लाख के ऊपर का आ रहा है, वो आएगा पैसा, है ना, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने आप लोगों को। 1 लाख पर ईयर का 10K पर मंथ विड्रॉल हो सकता है और 50,000 एट ए टाइम आप बैलेंस होल्ड कर सकते हो, और इसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम का कुछ पैसा आता है तो वो आ सकता है ना, कंप्लीट आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम में ही तो पैसा अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसका पैसा होल्ड थोड़ी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द इंटरेस्टिंग वन, दैट इज सरफाजी एक्ट। विद इन हाउ मेनी डेज सरफाजी एक्ट लगता है मॉर्गेज के ऊपर, जो रिकवरी नहीं कर पाया उसका नीलामी करना, बेचना। तो अगर नीलामी करने गए बैंक और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, तो कस्टमर डीआरटी में जा सकता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एक अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है, काइंड ऑफ कोर्ट है, जो कि इनमें डील करता है, ठीक है, किसमें, केसेस में। तो कस्टमर यहाँ पर कंप्लेंट कर सकता है, तो कस्टमर सेक्शन 13(4) के अंडर में, सरफराजी एक्ट में, कितने टाइम में डीआरटी तक जा सकता है? जैसे कि उसके पास में नोटिस रिसीव हो गया, नोटिस रिसीव हुआ तो उसके कितने दिन में उसको लगता है कि फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उस केस में कंप्लेंट कर सकता है, कभी लेंडर जबरदस्ती बेचने लग जाए, तो उस केस में डीआरटी अप्रोच कर सकता है कस्टमर। तो कितने टाइम के अंडर में कर सकता है? करेक्ट आंसर इज 45 डेज। अगर डीआरटी के डिसीजन से कस्टमर खुश नहीं है तो डीआरटी जा सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है ना, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर टाइमलाइन है 30 डेज का डीआरटी के डिसीजन के बाद में। ओके, 30 डेज यहाँ पर है, 45 डेज कहाँ पर है? डीआरटी तक जाने का। यूजुअली डीआरटी में कंप्लेंट कौन करेगा, फाइल कौन करता है केस को? फाइल करेगा लेंडर, है ना, लेंडर फाइल करेगा। कब करेगा? 20 लाख के ऊपर का। रुकिए रुकिए रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इफ अ टर्म डिपॉजिट इज फ्रोजन बाय एनफोर्समेंट ऑथोरिटीज ना, चलो गार्निश ऑर्डर या ऐसा कुछ ऑर्डर लग गया है कि ये अकाउंट को फ्रीज कर लो, है ना, फ्रीज कर लो मतलब इसको विड्रॉल मत करने दो। तो एक एफडी था, उसपे फ्रीज फ्रोजन हो गया है, फ्रीज लगा दिया है। अब 14 दिन हो चुके मैच्योरिटी को, मैच्योरिटी हुआ उसके बाद में 14 दिन हो चुके, तो उसके ऊपर बैंक क्या करेगा? रिन्यू कर देगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि फ्रीज है, ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट से रिन्यू कर देगा, डिनाई रिन्यूअल कर देगा कि फ्रीज है अकाउंट, हम अब रिन्यू नहीं करेंगे इस एफडी को। रिन्यू फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट करेगा या पे करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू पीरियड। करेक्ट आंसर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा में शायद पूछा गया था। तो 14 दिन का अगर टैट रहता है ना गाइस, जैसे कि एफडी है, अब वो मेच्योर हो गया है, कस्टमर क्लेम करने नहीं आया, मैंने आपको बता दिया कि सेविंग्स रेट या फिर कॉन्ट्रैक्टेड रेट जो भी लोअर रहेगा वो देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है, अगर अनक्लेम्ड है तो। नहीं, अब एफडी मेच्योर हो गया लेकिन इसके ऊपर फ्रीज लगा हुआ है ना, अब इसके ऊपर फ्रीज लगा हुआ है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि 14 दिन तक अगर कस्टमर आ जाता है, 14 दिन के अंडर अंडर कस्टमर आ जाता है,
तो जो मेच्योरिटी डेट था ना, जब मेच्योर्ड हुआ था, वहीं से हम लोग इसका रिन्यूअल काउंट करेंगे। ये 14 दिन को हम आइडल नहीं पुट अप करेंगे, ठीक है। 14 दिन को हम छोड़ेंगे नहीं, मेच्योरिटी डेट से इसका वापस रिन्यू कर देंगे। 14 दिन हो गए तो भी नहीं, 14 दिन के बाद कस्टमर आया, जैसे क्वेश्चन में बोला आफ्टर 14 डेज, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो डेट ऑफ रिसीट है, कस्टमर 16 दिन बाद आया, तो 16 दिन से हम लोग फिर काउंट करेंगे, 16वें दिन से हम काउंट करेंगे उसका रिन्यूअल। एफडी को रिन्यू करना पड़ेगा, तो डेट क्या रहेगा वापस से, तो लॉगिन जो डेट रहेगा, एक तरीके से रिसीट में जो डेट रहेगा वो क्या रहेगा, जब से उसने ट्रांजेक्शन करा, रिक्वेस्ट दिया, उसके बाद से करेंगे, ठीक है। तो ये भी डेटा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एलआरएस, 2.5 लाख पर एनम का लिमिट जो रहता है एलआरएस का, रेमिटेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डायरेक्टली नहीं कर सकते। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम बोलता है कि 2.5 लाख बिलियन पर एनम आप खर्चा कर सकते हो बाहर, उससे ज्यादा पैसा नहीं कर सकते खर्चा, ठीक है, क्योंकि यहाँ का पैसा बाहर ले जाओगे। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ये पॉइंट बोलता है, अगर आपको कोई दो कंट्री में इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट करना है ट्रांजेक्शन, तो आरबीआई का अप्रूवल लगता है। पाकिस्तान एंड नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, पाकिस्तान एंड मालदीव्स, या पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। ओके, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आप ट्रांजेक्शन डायरेक्टली नहीं कर सकते, रेमिटेंस स्कीम में आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, यूजुअली अलाउ नहीं करा जाता है ना, क्योंकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट से, उसकी वजह से हम यहाँ का पैसा वहां नहीं ले जाने दे सकते। कल से वहां से कुछ इन्फ्लुएंस आया और यहाँ का पैसा वहां जाने लग गया इजीली, तो प्रॉब्लम आ सकता है हमारे गवर्नमेंट में, हमारे इंडिया में। तो दैट्स वाई क्या करा जाता है कि यार यहाँ पर स्ट्रिक्ट कर दो, यहाँ पर आरबीआई अप्रूवल लेगा कस्टमर, उसके बाद में हम इसको ट्रांजेक्शन अलाउ करेंगे, बाकी यूएस इधर उधर करना है तो करने दो। रेमिटेंस स्कीम का कैप भी कर रखा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन आ गया है। व्हाट इज द इंश्योरेंस अमाउंट पेबल इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। अभी प्रीमियम की बात नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा मतलब जनरल इंश्योरेंस हो गया काइंड ऑफ। तो एक्सीडेंटल कवर मिलेगा और क्या मिलता है, परमानेंट डिसेबिलिटी का कवर मिलता है, पार्शियल और परमानेंट का। तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया या डेथ हो गया कस्टमर का, तो उसमें कितना अमाउंट उसको मिलेगा, आंसर इज 2 लाख। पार्शियल डिसेबल होगा तो 1 लाख। इसका प्रीमियम है 20 रुपीज पर एनम, ठीक है। ये तीनों डेटा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम डिनोमिनेशन एंड फॉर्म इन विच सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी इशूड। ये एवरी टाइप का ये ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि कितना मिनिमम डिनोमिनेशन में परचेज करा जा सकता है। 1, 5, 10, 2। करेक्ट आंसर इज 5 लाख। डीमटेरियलाइज फॉर्म में रहता है गाइस, ये यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं वापस से सेकेंडरी मार्केट में, है ना, इसको सेल भी कर सकते हैं। एक टर्म डिपॉजिट है जिसको विड्रॉ करा गया है मेच्योरिटी आफ्टर जस्ट 5 डेज। एक एफडी का है अमाउंट, जैसे कि एक एफडी करा, सपोज करते किसी ने आज 1 करोड़ का एफडी कर दिया और उसने 5 दिन के अंडर में, उसने बोला 1 साल बाद 2 साल बाद हम करेंगे, तो उसने 5 दिन बाद ही विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो उसने कंडीशन नॉर्म को तोड़ दिया, सपोज करते 10 लाख का था, क्योंकि कॉलेबल नहीं है ना, नॉन कॉलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसने 5 दिन में विड्रॉ कर लिया, तो एफडी का इंटरेस्ट 5 दिन का देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन दिस। 7 डेज तक अगर नहीं पैसा रखा तो हम नहीं पे करेंगे इंटरेस्ट को, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1 महीना भी होल्ड करा, चाहे 1 साल का एफडी करा, तो 1 महीने का इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट में पेनल्टी लगा देंगे थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 32 सो फार आ चुके हो। व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एन एनआरओ अकाउंट एज पर द इंडियन टैक्स लॉ। एनआरओ अकाउंट होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इट मींस कि एक एनआरआई कस्टमर है जो बाहर रहते हैं, अब उनका इंडियन इनकम अगर आएगा तो ऑर्डिनरी अकाउंट में हमको सेविंग्स अकाउंट में रखना पड़ेगा। सेविंग्स अकाउंट नॉर्मल रेसिडेंट वाला ओपन नहीं कर सकते, एनआरओ अकाउंट ओपन करेगा। अब इसमें टैक्स क्या लगेगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा उसका, सब्जेक्टेड टू टीडीएस एट ऑल एप्लीकेबल रेट्स। इंटरेस्ट फुली एग्जेम्प्ट रहेगा टैक्स इन इंडिया। इंटरेस्ट इज टैक्स्ड ओनली इफ द बैलेंस एक्सीड्स 2 लाख, या इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ओनली इफ रिपैट्रिएशन अब्रॉड, मतलब इस पैसे को बाहर ले जाना चाहते हो इंटरेस्ट को, तो हम टैक्स लेंगे। करेक्ट आंसर इज इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन इंडिया एंड सब्जेक्टेड टू द टीडीएस, क्योंकि इंडियन इनकम है। एनआरई अकाउंट में हम टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स एग्जेम्प्टेड है। आप यहाँ पर अर्निंग भी कर रहे हो तो टैक्स एग्जेम्प्टेड है उस अमाउंट के ऊपर, एनआरई अकाउंट में, ठीक है। बाहर का पैसा आप यहाँ ला रहे हो तो हम टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको बेनिफिट देंगे तो भी तो एनआरई यहाँ पर आएगा, इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जब वो एनआरओ है, यहाँ का पैसा उसका जो इंडियन इनकम है वो इसमें पुटअप कर रहा है, तो यार ये तो इंडियन इनकम है, तो इस पर तो हम टैक्स लगाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पीएम विश्वकर्मा, अनदर गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है। अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम व्हाट इज द रिपेमेंट पीरियड ऑफ द सेकंड ट्रांच ऑफ द कोलैटरल फ्री डेवलपमेंट लोन ऑफ 2 लाख।
देखो 2 लाख का आप सेकंड टाइम पर लोन दे सकते हो, फर्स्ट टाइम 1 लाख का मिलेगा, मतलब पहले 1 लाख का लोन देंगे, टाइमली रीपे कर दिया तो 2 लाख का लोन देंगे। किसके अंडर में? पीएम विश्वकर्मा स्कीम में कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका गारंटी फी देता है, ठीक है। तो सेकंड जो लोन रहेगा 2 लाख का, वो कितने टाइम में रिपेबल है? मैक्सिमम उसका टेनर कितना है? 18 महीने, 30 महीने, 36 महीने, 24 मंथ्स। करेक्ट आंसर इज 30 मंथ्स। पहला रहेगा 18 मंथ्स के लिए और दूसरा रहेगा 30 मंथ्स के लिए। याद रखेंगे सभी, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन और लगाइए और वेराइटीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेशन थोड़ा स्ट्रेच होगा बट आप करते जाइए। सुकन्या समृद्धि योजना में मैक्सिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर? नाम सुना होगा आपने, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, है ना। तो इसमें 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट करा जा सकता है पर फाइनेंशियल ईयर। मिनिमम अमाउंट इज 250 रुपीज, इनके ऊपर क्वेश्चन आया है। इंटरेस्ट रेट करंटली 8.2% चल रहा है, ये भी याद रख लेना, 8.2%। सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट देंगे तभी तो कस्टमर इन्वेस्ट करेगा। As per the current RBI and government guidelines, what is the minimum amount of debt required for a bank or financial institution to file a case in DRT? अगर DRT में केस पुटअप करना है, अभी ये क्वेश्चन बताने वाला था मैं आपको, फिर मैं रुक गया था। तो DRT में अगर केस पुटअप करना है, कौन करेगा? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब रिकवरी नहीं कर पाते तो कितना अमाउंट डिफॉल्ट रहेगा तो केस कर सकते हैं मिनिमम? 20, 10, 50, 5। करेक्ट आंसर इज 20 लाख। आईआरएसी में, आईबीसी एक्ट में 1 करोड़ का मिनिमम होना चाहिए अमाउंट, तो उस पर केस पुटअप कर सकते हैं रिकवरी के लिए। अगर डीआरटी में जाना तो 20 लाख का मिनिमम अमाउंट है, लोक अदालत में मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख है। लोक अदालत में जाना है तो मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख से ज्यादा नहीं डील होगा। यहाँ पर 20 लाख से कम कम के अमाउंट रहेंगे लोक अदालत में। डीआरटी में मिनिमम अमाउंट 20 लाख का है, जो कि जो लेंडर है वो जा सकता है, क्लेम कर सकता है, नोटिस देकर रिकवरी करा सकता है फटाफट, है ना। तो 20 लाख के ऊपर का अमाउंट रहेगा तो कर सकते हैं। 36 क्वेश्चन, Tarun Plus category of the Mudra loans scheme. What is the maximum loan amount that can be sanctioned? Tarun Plus category में शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस, 3 कैटेगरी। तरुण को ये एडवांस बोल दिया कि रिपेमेंट करेगा तो तरुण प्लस हो जाएगा। तो मुद्रा के अंडर में 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। तो तरुण प्लस कैटेगरी पर मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है? 5, 10, 15, 20। 20 लाख इज द करेक्ट आंसर गाइस। 10 लाख रहता है तरुण के ऊपर, इतना लोन रिपेमेंट होगा तो 20 लाख का फिर कलेक्ट्रल फ्री लोन मिल जाएंगे। मुद्रा योजना है। Which of the following institutions is specifically allowed by RBI to open savings account? सेविंग्स अकाउंट जब हम वर्ड देखते हैं तो हमको अक्सर लगता है कि केवल इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करता होगा, कंपनी ये सब ओपन नहीं करते। तो ऑब्वियसली बात है, कंपनी नहीं ओपन करते। लेकिन ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें आरबीआई ने एक्सेप्शन दे रखा है। तो कि कौन सा एंटिटी इसमें सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकता है? जैसे आप आपके बैंक में गवर्नमेंट अकाउंट्स भी होंगे, तो कुछ कुछ आप समिति के भी अकाउंट देखते होंगे, सेविंग्स अकाउंट ओपन करा है गवर्नमेंट एंटिटी का। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट ओपन कर सकता है सेविंग्स, या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कर सकती है, प्रोप्राइटरशिप कर सकता है, या पॉलिटिशियन एक्शन कमेटी कर सकती है, पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज कर सकती है। करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कमेटी। इन ऑप्शन में से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कमेटी, मार्केट कमेटी जो रहेगी वो सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकती है इसे ना, सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि उसके पास में सेविंग्स है, अब वो बैंक में पुटअप करना चाहते हैं तो सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आरबीआई ने अलाउ करा है, नॉट जस्ट लिमिटेड की कोई इंडिविजुअली सेविंग्स अकाउंट ओपन करेगा। ओके, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है, हाउ इज द इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट हैंडल्ड व्हेन द बैलेंस एक्सीड्स 1 लाख? यार 1 लाख के ऊपर का कुछ गाइडलाइन बताया आरबीआई ने, ठीक है, डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर। क्योंकि बैंक का टेंडेंसी है कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे दे अपने कस्टमर को, है ना। कि ए कस्टमर आया तो उसको बोल दिया कि मैं आपको 3% देंगे, दूसरे को बोला 4% देंगे, किसी को बोल दिया 5% देंगे। तो आरबीआई का गाइडलाइन है कि आपको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अभी 1 लाख तक का गाइडलाइन क्या बोलता है? अ लोअर रेट इज अप्लाइड टू द फुल बैलेंस, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट में बी अप्लाइड ऑन द अमाउंट अबव 1 लाख, नो इंटरेस्ट इज पेड अबव 1 लाख, और इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली एट अ फ्लैट रेट। तो ये तो ठीक है, एक ऑप्शन अवेलेबल है। करेक्ट आंसर इज डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट। जैसे कि बैंक अपने अपने अलग अलग कस्टमर की कैटेगरी में अलग अलग इंटरेस्ट रेट देना चाहता है, तो अपने कस्टमर को दे सकता है, राइट। तो बैंक का, आरबीआई का गाइडलाइन है कि 1 लाख तक के अमाउंट तक तो आपको सभी को कॉमन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप 4% डिसाइड कर रहे हो तो 4% दीजिए, 3 कर रहे हो तो 3 दीजिए, 5 कर रहे हो तो 5 दीजिए। लेकिन सभी कस्टमर को एक जैसा जाना चाहिए इंटरेस्ट 1 लाख तक के अमाउंट पे। उसके बाद आप नेगोशिएट कर सकते हो, ऑलराइट। तो 1 लाख तक के लिए मिनिमम ये करना पड़ेगा, फिक्स्ड देना पड़ेगा, बाद में आप डिफरेंशियल दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39।
अगर 1 करोड़ का चेक है और वो बाउंस हो चुका है 4th टाइम इन अ फाइनेंशियल ईयर, 4 बार बाउंस हो चुका है इनसफिशिएंट फंड की वजह से, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है? क्या बोलता है, क्या एक्शन लेना चाहिए बैंक को? आरबीआई क्या बोलता है हमको? इन्फॉर्म करना है आरबीआई को और कस्टमर को, या इश्यू करना पेनल्टी का नोटिस और कलेक्ट करना है सर्विस चार्जेस, या स्टॉप करना इशूइंग न्यू चेकबुक्स एंड कंसीडर द क्लोजिंग अकाउंट और मार्क करना है द कस्टमर एज विलफुल डिफॉल्टर। 4 बार चेक बाउंस हो गया है इनसफिशिएंट फंड की वजह से, 1 करोड़ का, 1 करोड़ की बात हो रही है ना, अमाउंट पर ध्यान दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर इज हमको स्टॉप कर देना न्यू चेकबुक इशू, उस कस्टमर को हम चेकबुक इशू नहीं कर सकते फर्दर, और हमको कंसीडर करना है उसके बाद में उसका अकाउंट क्लोजर को। कंसीडर करना मतलब उससे बात करना है, अकाउंट क्लोजर करना है, क्योंकि उसने अकाउंट में 4 बार बाउंसिंग कर दिया और 1 करोड़ की बाउंसिंग हो रही है बार-बार। तो 1 करोड़ का गाइडलाइन है, 50 लाख की बाउंसिंग कर रहा है तो उसमें कोई क्लॉज नहीं है अकाउंट ओपन क्लोज करने का। बट 1 करोड़ की बाउंसिंग 4 बार हो चुकी है, तो उसके केस में क्या करना है, उसको चेक लीव्स हम नया नहीं देंगे, बाँटता फिरेगा इधर-उधर, है ना? और उसके बाद में उसको हम क्लोज़ करने को कंसीडर करेंगे अकाउंट को। तो ये था गाइडलाइन, जब डिसऑनर होता है चेक 4th टाइम, 4th पर भी ध्यान देना, 4th टाइम हो गया, इनसफिशिएंट फंड और 1 करोड़ का अमाउंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरई अकाउंट में से इनमें से कौन-सा रिपैट्रिएशन के ऊपर सही है? फटाफट ऑप्शन देखेंगे। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है कि पैसा अपने कंट्री में ले जाना। मतलब एनआरई कस्टमर ने बाहर का पैसा इंडिया लेकर आए और इसके बाद में उस पैसे को वापस ले जाना चाहते हैं। पैसा मतलब मनी, उसको अगर वापस ले जाना चाहते हैं, तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते उसका गाइडलाइन है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ले जा सकते हैं, केवल इंटरेस्ट को ले जा सकते हैं, प्रिंसिपल नहीं जाएगा। ये रिपैट्रिएशन अलाउड है 10 साल के बाद में, एनआरई अकाउंट्स आर नॉन रिपैट्रिएबल। करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों हम दे सकते हैं उसको, उस पर हम लोग रोक नहीं लगा सकते क्योंकि उसका पैसा है, हमने उससे इन्वेस्टमेंट लिया है यहाँ पर होल्ड करने के लिए कुछ टाइम के लिए। अब उसका पूरा हक है इंटरेस्ट के ऊपर भी, प्रिंसिपल के ऊपर भी, और उसको ले जा सकता है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और इसी तरीके से 2-3 सेशन को वापस से रिपीट करके देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके, है ना? अभी इस सेशन को तो कंप्लीट देखो, लेकिन एग्जाम टाइम रहेगा, आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इनको घूम फिर कर देख लेना, बहुत हेल्प करेगा आपको। 360 डिग्री प्रिपरेशन करा देगा बैंकिंग नॉलेज का कि यस ये टॉपिक्स होते हैं। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप लोग थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होकर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर फोकस करिए। इंग्लिश का मॉक टेस्ट जरूर लगाना जो बैच में अवेलेबल होगा, और इसके साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी लगा लीजिएगा। फुल लेंथ टेस्ट लगेगा तो हमारे साथ में क्या बेनिफिट रहेगा, एग्जाम के मिस्टेक, पैनिक, जो भी चीजें, आप ट्रेंड हो जाएंगे पूरे। ओके, तो ये जरूर कर कर जाना, पैनिक होकर प्रिपरेशन मत करना। देन एंड देयर ऐसा भागने का जरूरत नहीं है, नॉर्मली ऑर्गेनाइज करके आप इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। ओके, पेपर टफ हुआ, बैंकिंग नॉलेज नहीं बना तो आपसे नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप स्टिल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन सब के बेसिस पर अच्छा स्कोर कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।